गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना के सिद्धांत। पूंजी संरचना के सिद्धांत को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए फर्स्ट कौन सा है, नेट इनकम थ्योरी यानी कि शुद्ध आय सिद्धांत। दूसरा थ्योरी है नेट इनकम ऑपरेटिंग थ्योरी यानी शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत। थर्ड थ्योरी है एमएम थ्योरी जिसे हम क्या कहते हैं, मोदी गिलियानी मिलन सिद्धांत। एमएम थ्योरी मीन्स क्या हो गया, मोदी गिलियानी मिलन सिद्धांत। और फोर्थ हमारा है ट्रेडिशनल थ्योरी जिसे परंपरागत सिद्धांत कहते हैं। तो इट मीन्स है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को यानी कि पूंजी संरचना के जो अलग अलग सिद्धांत थे उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट नेट इनकम थ्योरी, सेकंड इज अ नेट इनकम ऑपरेटिंग थ्योरी, थर्ड इज एमएम थ्योरी एंड फोर्थ इज अ ट्रेडिशनल थ्योरी यानी कि परंपरागत सिद्धांत। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस टू नेट इनकम थ्योरी। देखिए नेट इनकम थ्योरी यानी कि शुद्ध आय सिद्धांत, इसे प्रोपाउंडेड बाय डेविड डूरंट। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो डेविड डूरंट ने किया था, राइट। देखिए ये थ्योरी क्या कहती थी कि इफ़ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यदि आपके पूंजी ढांचे में कोई भी परिवर्तन होता है तो अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो पूंजी की लागत होती है जिसे हम KE से डिनोट करते हैं यानी कि किसको, पूंजी की लागत को, एंड वैल्यू ऑफ द फर्म जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, V से, तो इनको प्रभावित करती हैं। तो ध्यान रखिएगा नेट इनकम थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था, डेविड डूरंट ने। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो ये पूंजी की लागत और संस्था के कुल मूल्य को प्रभावित करेगा। यानी कि अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बदलता है, ध्यान रखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कोई भी चेंजेस आएगा तो उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी KE, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किससे बात कर रहे हैं, KE, ठीक है। और KE किसके लिए, इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इक्विटी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी इफेक्ट होगा और साथ ही साथ संस्था का जो कुल मूल्य है, वैल्यू ऑफ द फर्म जिसे मैं V के नाम से डिनोट किया रखा है, तो वो सारे के सारे इफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इंक्रीज इन डेप्ट रेशियो। अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट रेशियो को बढ़ाओगे तो इससे KE यानी कॉस्ट तो कम होगी और आपका V यानी संस्था का जो कुल मूल्य है यानी वैल्यू ऑफ द फर्म वो बढ़ेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर को बढ़ाया, डिबेंचर इंक्रीज हुए, एरो क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ यानी कि इंक्रीज है। अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर को बढ़ा रहे हैं तो इससे जो कॉस्ट होगी वो तो कम आएगा, ठीक है, यानी लागत है, पूंजी की लागत वो कम आएगी, लेकिन जो संस्था का जो वैल्यू है फर्म का वो बढ़ जाएगा, राइट। ये सिद्धांत के मेन जो कंसेप्ट थे। बात करते हैं इस सिद्धांत की और क्या बातें हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था को अपनी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए जिससे कॉस्ट KE किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत वो कम होगी और रिटर्न ऑन इक्विटी वो ज़्यादा आएगा। ओवरऑल अभी तक जो हमने सिद्धांत के बारे में पढ़ा तो उसका मेन कंसेप्ट क्या है कि डिबेंचर को पूंजी ढांचे में बढ़ाना है, कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर को बढ़ाना है जिससे बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, 2 पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE क्या होगी, कम होगी और जो वैल्यू ऑफ द फर्म होगा या रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वो बढ़ेगा, राइट। अब देखिए इसे हम एक कह सकते हैं एक प्रोसेस से स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर को बढ़ाया, प्लस किया मीन्स डिबेंचर बढ़ा। डिबेंचर बढ़ने से क्या रिजल्ट आया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, डाउन हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत क्या हो गई, कम हो गई। पूंजी की लागत कम होने से जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है यानी कि हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ा था उस वही बिल्कुल वैसा ही है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। जब डेप्ट आप बढ़ा रहे हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, किसको ज़्यादा ले रहे हो, डिबेंचर को, तो इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ने से मार्केट प्राइस किसकी, इक्विटी की, वो भी बढ़ेगी। यानी समता की जो बाजार कीमत है, बाजार मूल्य है वो भी बढ़ेगा और वो बढ़ने से वैल्यू ऑफ द फर्म यानी कि जो संस्था का जो कुल आप कह सकते हैं मूल्य है वो भी बढ़ेगा। तो इसे हम एक प्रोसेस से भी पढ़ सकते हैं। तो इसके इम्पॉर्टेंट नेट इनकम थ्योरी के मेन कंसेप्ट था, डेविड डूरंट ने दिया था।
सेकंड है कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो ध्यान रखिएगा, अफेक्ट, आपको वर्ड याद रखना है, प्रभावित करता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म दोनों को इफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। और जब आप डेप्ट रेशियो को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाओगे तो इससे कॉस्ट कम आएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। और इसे बिल्कुल आपको ये प्रोसेस है वो याद रखना है। इसकी अपनी लैंग्वेज में आप लिख के आंसर दे सकते हैं। बात करते हैं इस सिद्धांत की कुछ एजम्पशन की, यानी कि मान्यता की। आप जानते हैं कि कोई ना कोई जब सिद्धांत बनता है तो उसकी कुछ ना कुछ मान्यता होती है। जब तक हम उन मान्यता को नहीं मानेंगे तब तक वो सिद्धांत फुलफिल नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ये कह रहा है इग्नोर टू इनकम टैक्स। आपको इस सिद्धांत में ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स को नहीं मानना है। इनकम टैक्स को क्या करना है? इग्नोर करना है। ठीक है, तो इनकम टैक्स को, आयकर को हम नहीं मानेंगे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट होती है, यानी जो कह सकते हैं डिबेंचर की जो लागत होती है वो कम होती है, लोअर, किसके कंपैरिजन में? इक्विटी की कैपिटल से। ध्यान रखिएगा, जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं किसकी तुलना में? जो इक्विटी होते हैं, जो समता की पूंजी होती है, जो हम समता की पूंजी होती है उसकी लागत से ये जो डेब्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं। डेब्ट की जो लागत आती है वो सस्ती होती है। तो सस्ता कौन है? डिबेंचर सस्ता है। और महंगा कौन है? इक्विटी कैपिटल महंगा है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पॉइंट एजम्पशन की, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल रिमेन कांस्टेंट। और थर्ड ये मान्यता मानता है कि ये सिद्धांत कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि जो ऋण की जो लागत है, यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट ऋण की लागत, और जो जो समता की पूंजी की लागत है वो दोनों ही क्या है? स्थिर है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? स्थिर है। तो आपको 3 एजम्पशन याद रखनी है। कौन से वाले सिद्धांत में? नेट इनकम थ्योरी में। ठीक है, शुद्ध आय सिद्धांत में। एक तो इसने आयकर को नहीं माना, दूसरा वो कह रहा है कि भाई डिबेंचर की जो लागत है वो इक्विटी की लागत से सस्ती है, यानी लोअर है, न्यूनतम है। और थर्ड ये कह रहा है कि जो कॉस्ट, चाहे वो डिबेंचर का कॉस्ट ले, कैपिटल का, या फिर इक्विटी का ले, दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। फर्स्ट फार्मूला, सेकंड और थर्ड मैंने देखिए डिवाइड कर रखा है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट हमें कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी इक्विटी का मार्केट वैल्यू निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होगा EBIT, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको पता है EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स। ठीक है, उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट। क्लियर है? और KE किसकी कॉस्ट को बता रहा है? इक्विटी का। तो KE यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको डिवाइड करना है, वो परसेंटेज में या 12, 10, 11 ऐसे परसेंटेज में आती है, उसे डिवाइड करना है। तो इससे आपका निकल जाएगा इक्विटी का बाजार मूल्य। जब इक्विटी का बाजार मूल्य मिल जाएगा तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है पूरे फर्म की, तो डिबेंचर की गिवन होता है क्वेश्चन में, तो आपके S का मतलब हो गया शेयर, इक्विटी के शेयर की। ठीक है, तो अगर मुझे V का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। V का मतलब क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। S का मतलब हो गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ किसका? इक्विटी का। और किसको साथ प्लस करना है? मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर के साथ में। यानी कि अगर मुझे कुल बाजार, अपना कुल संस्था का मूल्य जानना है तो सिंपल है कि आप अपने शेयर के मूल्य को, इक्विटी के शेयर के मूल्य को और डिबेंचर के शेयर के मूल्य को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल फर्म जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मुझे पूरे संस्था की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाननी है कि पूरे संस्था की लागत क्या है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। EBIT जो क्वेश्चन में गिवन होगा, V जो हमने सेकंड फॉर्मूले से निकाल दिया है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 100 करेंगे, इट मीन जो रेट आएगी KO वो किस में आएगी? परसेंटेज में आएगी। KO को किसके नाम से जानते हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। KE का मतलब क्या हो गया? आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी का। E का मतलब क्या हो गया? इक्विटी का। ठीक है, और KO को किसको डिनोट कर रहे हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? O का मीन्स हो गया ओवरऑल, KO जो हम लिख रहे हैं ना, O मीन्स ओवरऑल। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला था EBIT, आप जानते हैं EBIT का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, V का मतलब आप जानते हैं टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। 100 करेंगे तो ये आंसर इसका निकल जाएगा KO। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सपोज दैट मैंने EBIT माना है 4 लाख, मेरे क्वेश्चन में EBIT दे रखा है 4 लाख का, डिबेंचर दे रखा है 10% वाले डिबेंचर हैं, कितने अमाउंट है 10 लाख के, ठीक है। KE इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी ना देकर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि समता की पूंजीकरण दर दे रखी होती है, वो है मैंने यहाँ 15% लिया है। फॉर्मूले से सॉल्यूशन करते हैं। EBIT कितना है 4 लाख दे रखा है, पहला फॉर्मूला लगाया EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन KE, तो EBIT कितना है 4 लाख का है क्वेश्चन में, 10 लाख का 10% निकालेंगे 1 लाख आ गया इंटरेस्ट, क्लियर है आपको, 10 लाख का 10% वाले डिबेंचर है तो 1 लाख इंटरेस्ट का आ जाएगा, ठीक है। फिर अपॉन करना है 15% से करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 20 लाख, कितनी आ जाएगी 20 लाख। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। अब टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए देखिए मार्केट प्राइस इक्विटी की आ गई थी, कितनी आई थी 20 लाख, ये वाली 10 लाख क्वेश्चन में दे रखी है, टोटल वैल्यू कितनी है फर्म का, वो है 30 लाख, कितना है 30 लाख, ठीक है। 30 लाख आ गया आपका, 20 लाख आपका इक्विटी का था अमाउंट, 10 लाख आपको क्वेश्चन में दे रखा था डिबेंचर का, तो टोटल कितना हो गया 30 लाख, यानी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म 30 लाख, ठीक है। बात करते हैं थर्ड, KO निकालना है। अब EBIT 4 लाख दे रखा था, टोटल फर्म निकल गया 30 लाख, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो जो KO है यानी कि ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी 13.33%, क्लियर है आपको। तो ये फर्स्ट मेथड था जिसमें कुछ इंट्रोडक्शंस हमें पता है रखने हैं, उसकी कुछ एजम्पशन हमें पता करनी है, और एक अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द नेट इनकम थ्योरी, तो विथ हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, जैसे ये एक एज्यूम एग्जाम्पल है वैसे, ओके। बात करते हैं सेकंड थ्योरी की।